हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में अभी हम लोग हमारे सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और आज का ये वाला पर्टिकुलर वीडियो हमारे इसी चैप्टर का पार्ट नंबर 5 होने वाला है। तो आइए बिना वक्त गवाए, बिना देरी किए आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज वाले टॉपिक को। आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस वाले चैप्टर के पार्ट नंबर 5 को पढ़ेंगे। सो बेसिकली इस वाले पार्ट पे हम लोग कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे, तो इस वाले पार्ट पे हम लोग हमारे दो और नए सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस को पढ़ेंगे। और वो जो दो नए सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस है उनके नाम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग और ट्रेड क्रेडिट। और आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं दोनों सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए समझते हैं हमारे पहले वाले सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस को, जो हमारा कहता है रिटेन्ड अर्निंग। अब रिटेन्ड अर्निंग कहते किसको है, आइए देखते हैं लिखता है क्या। कहता है रिटेन्ड अर्निंग रेफर्स टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड टैक्सेस। यानी रिटेन्ड अर्निंग उस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को दर्शाता है, दिखाता है, बताता है जो सारे के सारे पेमेंट करने के बाद बचते हैं। आपको भी पता है कि एक कंपनी को बहुत सारे जगहों पर पेमेंट करना होता है, तो जब कभी भी कंपनी को प्रॉफिट होती है तो कंपनी जो है वो उस प्रॉफिट में से कुछ जो हिस्सा होता है वो अपने पास बचा कर रखती है एज अ सेविंग के तौर पर, और बाकी का कुछ पैसा जो होते हैं वो अपने शेयर होल्डर्स को या डिबेंचर होल्डर्स को या फिर लोगों को बांटती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो रिटेन्ड अर्निंग उसी अमाउंट को, उसी पैसे को कहा जाता है जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं। अब आप कहोगे कि कंपनी क्यों पैसे को बचा कर रखेगी, तो हम आपके और हमारे सिंपल से लाइफ का एक एग्जांपल लेते हैं। अब अगर हम और आप अगर पैसा कमा रहे हैं तो कहा भी यही जाता है कि जितना पैसा तुम कमा रहे हो उसमें से कुछ हिस्सा या कुछ पैसा बचा कर रखो फ्यूचर के यूज के लिए, ताकि फ्यूचर में अगर तुम्हारे साथ किसी प्रकार का कोई समस्या परेशानी आएगी तो तुम उस पैसे का इस्तेमाल कर पाओगे। तो उसी तरीके से बिजनेस भी जो है उस पैसे को, या फिर कंपनी जो है वो उस पैसे को बचा कर रखती है, प्रॉफिट के कुछ हिस्से को या प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा जो है वो बचा कर रखती है ताकि उस पैसे को फ्यूचर में वो यूज कर सके। ठीक है, आई होप कि आपको रिटेन्ड अर्निंग समझ में आ गया होगा। तो रिटेन्ड अर्निंग है क्या, तो रिटेन्ड अर्निंग जो है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है जिसको कंपनी अपने पास बचा कर रखती है एज अ सेविंग के तौर पर। और ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आएगा कब, होगा कब, जब एक कंपनी जो है वो सारे के सारे पेमेंट करने के बाद अपने पैसे अपने पास जो है वो कुछ पैसा सेव कर रखेगी एज अ सेविंग के तौर पर। अब कौन कौन से पेमेंट, तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अब ये मैंने आपको बता दिया, जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स का पेमेंट हो गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पेमेंट हो गया, उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट हो गया, और भी बहुत सारे लोगों का पेमेंट्स हो गया। तो सारे के सारे पेमेंट्स को देने के बाद, टैक्सेस को पे करने के बाद जो प्रॉफिट अमाउंट जो बच कर या बचता है, तो वो प्रॉफिट जो होता है, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो होता है, वो कंपनी अपने पास एज अ सेविंग के तौर पर रखती है। क्यों रखती है, ताकि कंपनी या फिर उस यानी वो बिजनेस जो है वो उस पैसे को फ्यूचर में यूज कर सके। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर कहता है क्या है कि इट इज अ सोर्स ऑफ सेल्फ फाइनेंसिंग और इंटरनल फाइनेंसिंग। इसको हम लोग सेल्फ फाइनेंसिंग और इंटरनल फाइनेंसिंग का ये सोर्स भी कहा जाता है। यानी रिटेन्ड अर्निंग को सेल्फ फाइनेंसिंग और इंटरनल फाइनेंसिंग का सोर्स भी कहा जाता है। अब इस वाले पॉइंट को याद रखिएगा, एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस में आपसे ये पूछे जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है इट इज ऑल्सो नोन एज प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। इसको हम लोग, या फिर रिटेन्ड अर्निंग को हम लोग प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स के नाम से भी जानते हैं, या फिर रिटेन्ड अर्निंग को प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी कहा जाता है। अब इस रिटेन्ड अर्निंग के कौन कौन से मेरिट्स हैं, कौन कौन से एडवांटेज हैं, तो एडवांटेज नंबर 1 क्या कहता है
इट इज द कंपनीज ओन फंड, यानी रिटेन्ड अर्निंग जो है वो कंपनी का खुद का पैसा है, खुद का फंड है। इसी कारण से कंपनी को किसी को इंटरेस्ट नहीं देना है, क्योंकि अगर कंपनी या फिर बिजनेस किसी से लोन लेगा तो उसको उस पैसे पर इंटरेस्ट भी देना होगा। लेकिन यहाँ पर ये रिटर्न अर्निंग जो है वो उसी का खुद का बचाया हुआ पैसा है, तो खुद का फंड हो गया। जब खुद का फंड है तो उस कंपनी को या फिर उस बिजनेस को उस पर्टिकुलर अमाउंट का कोई इंटरेस्ट नहीं देना है और ना ही उस पैसे को किसी को वापस लौटाना है। तो पहला फायदा हो गया। दूसरा फायदा, कंपनी डोंट हैव टू इशू न्यू शेयर। अब जब कभी भी कंपनी को या बिजनेस को पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, तो पैसा जब कहीं भी कंपनी को पैसे की आवश्यकता करेगी तो कंपनी जो होगा वो ये सोचेगा कि चलो नया शेयर इशू कर देते हैं, अगर उसके पास पैसा नहीं होगा तो। लेकिन जब कंपनी जो है वो अपने पास ये रिटेन्ड अर्निंग बचा कर यानी कुछ पैसे को सेव कर कर रखेगी, तो कंपनी को नए जो है वो शेयर्स इशू नहीं करने पड़ेंगे। ठीक, सो द ओरिजिनल ओनर्स कीप 100% ऑफ द कंट्रोल। इसी कारण से जो कंपनी के जो बचे हुए जो पहले यानी पुराने वाले जो शेयर होल्डर्स होंगे उनके पास जो होगा वो 100% ऑफ ओनरशिप रह जाएगा। नहीं तो अगर कंपनी में अगर नए शेयर होल्डर्स आएंगे तो वो कंट्रोल जो होगा वो उन लोगों में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये एक फायदा हो गया। तीसरा फायदा यहाँ पर कहता है कि कंपनी डोंट नीड टू मॉर्गेज एनी एसेट्स, यानी कंपनी को उस पैसे का यूज करने के लिए अपने संपत्ति को गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद कंपनी का पैसा था तो कंपनी उस पैसे को आसानी से यूज कर सकती है। उस पैसे को यूज करने के लिए कंपनी को अपने जमीन के कागज, अपने एसेट्स को गिरवी नहीं रखवाना पड़ेगा। तो ये सारे फायदे हो जाते हैं रिटेन्ड अर्निंग के। नेक्स्ट हमारे पास कहता है इस रिटेन्ड अर्निंग के कौन कौन से डिमेरिट्स हैं। तो डिमेरिट नंबर 1 यहाँ पर कहता है द मनी कुड हैव अर्न्ड मोर प्रॉफिट, यानी यहाँ पर ये सबसे बड़ा और सबसे पहला डिमेरिट ये कहता है कि अगर हम उस पैसे को अपने पास सेव कर कर रखते हैं, बचा कर कर रखते हैं, लेकिन अगर वही पैसा जो कंपनी ने सेव कर कर रखा था, अगर उस समय उस पैसे को कंपनी के द्वारा यूज किया जाता तो शायद से कंपनी और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकती थी। लेकिन कंपनी ने ये सोचा कि नहीं भाई, चलो हम अपने प्रॉफिट को अपने पास बचा कर रखते हैं, तो वो उस बचाए हुए पैसे को वो कंपनी जो है वो कहीं यूज नहीं कर पाई, जिससे वो ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं कमा पाई। देखिए यहाँ पर वही लिखता है द मनी कुड हैव अर्न्ड मोर प्रॉफिट, यानी वैसा पैसा जिससे कंपनी जो है वो और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकती थी, इफ इट वेयर इन्वेस्टेड समवेयर, अगर उस पैसे को हम कहीं ना कहीं या फिर कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती। लेकिन कंपनी ने है वो क्या किया, उस पैसे को कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं किया, वो एज अ सेविंग के तौर पर कंपनी ने उस पैसे को रख दिया, जिससे उस कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ। तो प्रॉफिट नहीं हुआ तो ये एक प्रकार का डिसएडवांटेज हो गया। जहां प्रॉफिट हो सकता था वहां कंपनी ने उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। दूसरा वाला डिसएडवांटेज जो यहाँ पर कहता है कि इफ यू कीप ऑल द प्रॉफिट्स शेयर होल्डर्स डोंट गेट डिविडेंड्स, यानी कहता क्या है कि अगर कंपनी सारे के सारे प्रॉफिट को अपने पास बचा कर कर रख लेगी, शेयर होल्डर्स को एक भी रुपया नहीं दिया, या फिर यूं कहा जाए कि कंपनी को 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ और कंपनी ने जो है वो 90 रुपया एज अ सेविंग के तौर पर रख लिया और 10 रुपया अपने ओनर्स को बांट, यानी शेयर होल्डर्स को बांट दिया, तो क्या शेयर होल्डर्स खुश होंगे कभी भी? तो आंसर आपको पता है कि शेयर होल्डर्स कभी भी खुश नहीं होंगे। क्यों खुश नहीं होंगे? क्योंकि शेयर होल्डर्स ये देखेंगे कि भाई कंपनी को 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, एटलीस्ट कंपनी को 40 अपने पास सेविंग के तौर पे रखना चाहिए था और 60 हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था। लेकिन कंपनी ने क्या किया, 90 अपने पास रख लिया और 10 हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो इससे अच्छा इस कंपनी में रहो ना रहो, दोनों बात बराबर है। इससे अच्छा वो क्या करेंगे, शेयर होल्डर्स जो है वो अपने शेयर्स को बेचेंगे और किसी दूसरे कंपनी में चले जाएंगे। तो ये एक डिमेरिट बनकर कर सामने आ जाता है रिटेन्ड अर्निंग का। ठीक है, आई होप कि अब आपको रिटेन्ड अर्निंग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं हमारे दूसरे वाले सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस को, जो हमारा कहता है ट्रेड क्रेडिट। अब ट्रेड क्रेडिट कहते किसको है, आइए देखते हैं क्या लिखता है। ट्रेड क्रेडिट इज द क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू अनदर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो याद रखिएगा कि जब कभी भी बिजनेस में किसी एक ट्रेडर के द्वारा किसी दूसरे ट्रेडर के साथ या उनके बीच में जब कभी भी व्यापार होता है, सामानों का, गुड्स का लेन देन होता है, लेकिन वो जो गुड्स का लेन देन होगा वो उधार में होगा,
तो उसी को हम लोग ट्रेड क्रेडिट कहते हैं। इन शॉर्ट, किसी भी बिजनेस में जब दो ट्रेडर के बीच में लेन देन हो रहा है, एक ट्रेडर जो होगा वो रिटेलर होगा, दूसरा वाला ट्रेडर जो होगा वो होलसेलर होगा, दोनों के बीच में लेन देन हो रहा है, लेकिन ये जो लेन देन होंगे वो क्रेडिट में होंगे, यानी उधार में होंगे। तो इस दौरान जो चीजें होंगी उनको हम लोग ट्रेड क्रेडिट के नाम से जानते हैं और कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, मेरी ये घड़ी की दुकान है। अब मैंने जो है इस घड़ी के होलसेलर के पास गया और बोला क्या कि भैया देखिए हमको जो है वो 50 घड़ी दे दीजिए, लेकिन हाँ पेमेंट अभी हम नहीं करेंगे, जब ये घड़ी बिक जाएगा तब पेमेंट करेंगे। तो हो गया, सामने वाला होलसेलर जो है वो हमको उधार में दे दिया घड़ी और हम भी उधार में लेके चले आए। तो ट्रांजेक्शन भी हो गया, लेन देन भी हो गया, लेकिन वो लेन देन किस में हुआ? उधार में हुआ। तो वही चीजें यहाँ पर भी कहती है कि जब कभी भी जो भी चीजें होंगी जो होगा वो किस में? क्रेडिट में होगा, यानी जो भी लेन देन होगा या परचेज जो होगा वो क्रेडिट में होगा। और वो किसके किसके बीच में होगा? तो एक ट्रेडर से दूसरे ट्रेडर के बीच में होगा। और किस चीज का परचेज होगा? चाहे वो गुड्स का होगा या फिर वो सर्विसेज का होगा। लेकिन जब कभी भी ये परचेज जो होगा वो वन ट्रेडर और दूसरे ट्रेडर के बीच में होगा, वो हमेशा ही क्रेडिट में होगा, यानी उधार में होगा। उसमें कैश की कोई गुंजाइश नहीं है। तो उसी दौरान हम उस क्रेडिट को या फिर उस ट्रांजैक्शन को या उस परचेज को हम लोग ट्रेड क्रेडिट के नाम से जानते हैं और कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला पॉइंट हमारा लिखता है, ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटेट्स द परचेज ऑफ सप्लाईज विदाउट इमीडिएट पेमेंट। ट्रेड क्रेडिट जो होता है वो हमको एक सुविधा देता है। कैसी सुविधा देता है? कि हम तुरंत से ही हम सामान को खरीद सकते हैं बिना पेमेंट किए हुए। अभी मैंने आपको बता दिया कि मेरी जो पहचान है वो होलसेलर के पास बहुत अच्छी है। होलसेलर ने जो है वो, यानी होलसेलर के सामने मेरी क्रेडिट बहुत अच्छी है। तो उसके पास गए, बोले भैया हमको 100 घड़ी दे दीजिए, जब बिक जाएगा तो आपको पैसा दे देंगे। तो होलसेलर भी कहा कि चलो कोई दिक्कत नहीं, हम तुमको घड़ी दे देते हैं, जब बिक जाएगा तो आराम से पैसा चुका देना। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास कि इमीडिएट जो हो गया वो हम क्या किए? सामान को खरीद लिए विदाउट एनी पेमेंट। नेक्स्ट हमारे पास कहता है, सच क्रेडिट अपीयर्स इन द रिकॉर्ड्स ऑफ बायर्स ऑफ गुड्स एज सन्ड्री क्रेडिटर्स। जब कभी भी आप अकाउंटेंसी में आप जो है वो जर्नल एंट्रीज करते होगे तो ये चीजें आपको दिखती होगी, सन्ड्री क्रेडिटर। तो वही यहाँ पर कहता है कि अगर हम सामान खरीद कर लाए हैं लेकिन उधार में खरीद कर लाए हैं, तो हम अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में या रिकॉर्ड्स में क्या लिखेंगे? सन्ड्री क्रेडिटर या फिर अकाउंट्स पेबल करके लिखेंगे, ताकि हमको याद रहेगा कि मैंने सामने वाले व्यक्ति से सामान खरीदा है, लेकिन किस में खरीदा है? उधार में खरीदा है। ठीक, लास्ट वाला पॉइंट हमारा कहता है, ट्रेड क्रेडिट इज कॉमनली यूज्ड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज अ सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। इस फाइनेंसिंग को या फिर इस ट्रेड को या व्यापार को हम लोग शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग कहते हैं। यानी इसमें जो भी लेन देन होगा या फिर जो भी गुड्स का परचेज होगा, उसकी जो क्रेडिट होगी वो शॉर्ट समय के लिए होगी। यानी हम लंबे समय के लिए कोई भी सामान उधार में खरीद कर नहीं ला सकते हैं। हम ऐसा उस घड़ी वाले होलसेलर को नहीं कहेंगे कि हम आज घड़ी लेके जा रहे हैं, 5 साल के बाद बेचेंगे तो 5 साल के बाद आपके घड़ी का पेमेंट करेंगे। तो क्या कभी ऐसा होगा? ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो यही चीजें यहाँ पर कहता है कि इसमें जो भी फाइनेंसिंग होगी वो किस टर्म के लिए? शॉर्ट टर्म के लिए होगी। यानी तुरंत हम लेके जाएंगे, तुरंत उसको बेचेंगे और बेच कर तुरंत हम उसका पेमेंट उसको वापस लौटाएंगे। अब इसके कौन कौन से मेरिट्स हैं, तो आइए इनके मेरिट्स को पढ़ते हैं। यहाँ पर ये मेरिट क्या लिखता है? ट्रेड क्रेडिट इज अ कन्वीनियंट, यानी ये जो है वो बहुत ज्यादा आसान है। बस केवल हमारे क्रेडिट के बेस पर, हमारे फेस वैल्यू के बेस पर हम सामान को ले आ सकते हैं और ला कर बेचेंगे। और ये जो है वो कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ फंड्स है, यानी एक बार हम सामान लेके चले आए, फिर उसको बेचे, फिर उसका पैसा ले जाकर कर दिए, दूसरे बार फिर हम उधार में लेके चले आए, फिर उसको बेचे, फिर उसका पैसा हम ले जाकर के ले दिए। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस के तौर पर चलता है। नेक्स्ट, इट डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑफ एसेट्स ऑफ द फर्म व्हाइल प्रोवाइडिंग फंड्स। यहाँ पर हम जब कभी भी किसी भी ट्रेडर से सामान हम उधार के तौर पर लेकर आते हैं, तो उसको हम जो है वो अपने संपत्ति का कोई भी हिस्सा जो है वो मॉर्गेज के तौर पर नहीं रखते हैं उसके पास। बस हम अपने क्रेडिट के बेस पर, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी होगा, बस केवल हम जो है वो क्रेडिट के बेस पर हम सामने वाले व्यक्ति से सामान उधार में लेकर चले आते हैं। और अगर हो सकता है कि अगर हम सामने वाले व्यक्ति से हम जो है वो घड़ी लेकर के भी चले आए
और उसका हम पेमेंट उसको नहीं चुकाएं तो वो क्या करेगा? वो हम क्या अपना कोई संपत्ति उसके पास गिरवी रखे थे? ऐसा तो कुछ था नहीं। तो वो हमारे दुकान पर आएगा, 2-4 बात बोलेगा, गाली गलौजी करेगा, हो सकता है मारपीट भी हो जाए, या हो सकता है अगर कुछ ज्यादा अगर पावरफुल हो या 4-10 बंदे लेकर के आ जाए तो हमारी बाइक कार लेके चला जाएगा। बस यही हो सकता है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर यही कहता है कि जब अगर पेमेंट नहीं होगा तो उसके बेस पर, यानी कि यहाँ पर कहता क्या है कि अगर क्रेडिट अगर हो रही है, ट्रेड क्रेडिट हो रही है, तो इस केस में यानी ट्रेड क्रेडिट के केस में किसी भी प्रकार का कोई भी संपत्ति जो है वो मॉर्गेज के तौर पर नहीं रखा जाएगा। ये चीजें हो गई। दूसरा यहाँ पर कहता है ट्रेड क्रेडिट में बी रेडली अवेलेबल इन द क्रेडिट वर्दीनेस। ट्रेड क्रेडिट जो है वो हमेशा रेडी होता है, और किस बेसिस पर रेडी होता है? हमारे क्रेडिट वर्दीनेस पर। जैसा हमारा फेस वैल्यू होगा, जैसा हमारा क्रेडिट होगा, उसके हिसाब से सामने वाला हमेशा तैयार होगा। एक फोन करेंगे, इस बार हम 50 घड़ी मंगवाए थे, अगर समय पर पेमेंट करेंगे तो हो सकता है नेक्स्ट बार हम 60 घड़ी भी मंगवा ले। तो ये चीजें पॉसिबल है। तो ये एक सबसे बड़ा फायदा हो जाता है ट्रेड क्रेडिट का। नेक्स्ट हमारे पास कहता है डिमेरिट्स ऑफ ट्रेड क्रेडिट। अब यहाँ पर क्या लिखता है? ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स कैन बी जनरेटेड थ्रू ट्रेड क्रेडिट। अब इस ट्रेड क्रेडिट के जरिए बस केवल हम जो है वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड ही रेज कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कर सकते कि 10 करोड़ का फंड हम रेज कर लिए तो 10 करोड़ का मतलब हो गया बहुत ज्यादा पैसा। तो उतना ज्यादा पैसा जो होता है वो हमको इस ट्रेड क्रेडिट में नहीं मिलता है। बस एक लिमिटेड अमाउंट ही जो होते हैं वो हम लोगों को सामने वाले ट्रेडर के द्वारा दिए जाते हैं, ताकि ये वो भी जो है वो सुनिश्चित रह सके कि हाँ छोटा अमाउंट ही हम दे रहे हैं, अगर फंसेगा भी तो छोटा अमाउंट ही फंसेगा, ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं फंसेगा। तो ये एक हमारा डिमेरिट हो गया कि हम बहुत बड़े अमाउंट में हम सामने वाले व्यक्ति से या ट्रेडर से हम जो है वो उधार में सामान नहीं ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा डिमेरिट है जो कहता है Availability of easy and flexible trade credit facilitators may induce a firm to indulge and in over trading, which may add to the risk of the firm। यहाँ पर सिंपल सा भाषा में अगर हम कहें तो ये लाइन या ये डिमेरिट यही कहता है कि अगर ट्रेड क्रेडिट होगा तो हम औकात से ज्यादा सामान लेके चले आएंगे, क्योंकि हम निश्चिंत हैं, हमको पता है कि सामने वाला व्यक्ति तो हमको उधार देगा ही देगा। तो जहां हमारी कैपेसिटी थी 50 ही घड़ी बेचने की, मैंने उस व्यक्ति से 150 घड़ी ले लिया। हमको पता है कि ये औकात से ज्यादा है। तो औकात से ज्यादा हम क्यों लिए? क्योंकि हमको पता है कि 150 घड़ी का पेमेंट अभी हमको करना ही नहीं है, बाद में करना है। लेकिन वही अगर हमको पेमेंट करके लाना होता तो हम 50 ही घड़ी लाते, क्योंकि हमको पता था कि मेरे से जो घड़ियां जो बिकेगी वो 50 ही घड़ी बिकेगी। तो वही यहाँ पर कहता है कि इसका एक ये भी डिमेरिट हो जाता है कि हम औकात से ज्यादा सामने वाले व्यक्ति से सामान खरीद कर लेकर कर चले आते हैं। ठीक है, तो यही थे हमारे पास डिमेरिट्स और मेरिट्स ऑफ अ ट्रेड क्रेडिट। आई होप कि आपको ट्रेड क्रेडिट भी समझ में आ गया होगा। अभी आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए और मेक श्योर कि आप इसको अपने कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से राइट डाउन कीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ साथ हम लोगों ने और 2 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस को पढ़ा और समझा, और आई होप कि आपको आज वाले जितने भी जो यानी ये जो दोनों जो हमारे पास सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस है, ये दोनों के दोनों सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखे हो और ये सारे के सारे पॉइंट्स आज वाले दोनों के दोनों सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते जाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे, यानी कि पार्ट नंबर 6 पे। तब तक के लिए आपको पता है करना है क्या, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हो, ये सारे के सारे पॉइंट्स, मेरी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई हैं, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते जाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे, यानी पार्ट नंबर 6 पे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।